जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है गति के बारे में, मोशन के बारे में। अभी अपन ने गति के बारे में इतना ही पढ़ा है कि गति किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट या व्यक्ति में अपनी स्थिति में समय के साथ में कोई परिवर्तन होता हो, चेंज होती है उसकी स्थिति या पोजीशन, तो उसी को क्या बोला था अपन ने, गति बोला था। फिर मैंने आपको कहा था कि गति जब आपको पता चल जाती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अक्षों के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था अक्षों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशंस आर देयर, कि 3 प्रकार की गति होती है। एक विमीय गति होती है, यानी कि जिसका मैं यूं कहूंगा मोशन सिर्फ एक विमा में होगा। एक होती है द्विविमीय गति और एक होती है त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल मोशन होती है। तो अपने गति का टॉपिक इतना चल गया था। फिर मैंने आपको कहा था कि गति के नियम पढ़ने होते हैं जो न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने। कई बार सीधा सिंपल सा आगे पूछा जाता है कि गति के नियम किसने दिए थे, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, गति के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। गति के कितने नियम है भैया? गति के नियम है 3। अब वो 3 नियम कौन से हैं? गति का प्रथम नियम है, गति का द्वितीय नियम है और गति का तृतीय नियम है। अभी अपन ने कौन सा पढ़ लिया था अभी तक अपन ने पढ़ा है गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है और किसकी परिभाषा देता है? याद कर लो साथियों, मैंने आपको कहा था गति का प्रथम नियम आपको बल की परिभाषा देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, आपको बल की क्या देगा? परिभाषा। और गति का प्रथम नियम का स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा, कथन की मैं बात करूंगा कि गति का पहला नियम बोलता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन क्या बोलता है? उसने कहा था कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहना चाहती है और गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। ये क्या था भैया? ये गति का प्रथम नियम था। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। मैंने कहा जैसे कि एकदम से चलती हुई बस में ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना, या खड़ी खड़ी बस का एकदम से चलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, ये किस कारण से होता है भैया? मैंने कहा वो एक गुण होता है हर वस्तु के अंदर। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होगा उस वस्तु के अंदर एक गुण होगा जिसका नाम है जड़त्व। मैंने आपको यह भी कहा था कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं किसको? गति के प्रथम नियम को। और जड़त्व की सबसे पहले परिभाषा दी थी गैलीलियो ने, इसलिए मैंने कहा था यह गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। और उस जड़त्व के कारण ही कहा जाता है कि अधिक भार वाली वस्तु का, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, इसलिए अधिक भार वाली वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का ज्यादा विरोध करेगी और कम भार वाली वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का कम विरोध करेगी। बोलो ये बात क्लियर थी क्या? और इतनी अगर बात क्लियर थी तो आज अपन लेकर आए हैं जिसका नाम है गति का द्वितीय नियम। क्या भैया? गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। आज अपन पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं भैया। आराम से ध्यान देना, मैं यूं कह रहा हूं बहुत सिंपल वे में चलेंगे अपन। थ्योरी का क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता आया है और आगे भी बनेगा। सबसे पहली बात की गति का द्वितीय नियम, तो वही बात है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है। तो मैं आपके लिए इसका स्टेटमेंट या यूं कहूं कथन या यूं कहूंगा इसकी गोल्डन की वाली बात जो है वो लिख देते हैं अपन। तो सबसे पहली बात, इसका कथन क्या क्या बोलता है? गति के द्वितीय नियम का कथन बोलता है किसी वस्तु के संवेग, क्या बोलता है? किसी वस्तु, लिखना साथ में, किसी वस्तु। अरे भैया जिस प्रकार गति का पहला नियम पढ़ा था उसी तरह गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई अगर बात होगी, सूत्र होगा तो वो पढ़ेंगे, और इसके रिगार्डिंग जो अनुप्रयोग होंगे वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गति का तृतीय नियम और फिर गति की समीकरण देखेंगे। अपना मोशन का चैप्टर क्लोज, खत्म। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सबसे पहली बात, गति का द्वितीय नियम स्टार्ट करा है। तो द्वितीय नियम के लिए मैंने क्या कहा? किसी वस्तु के संवेग, अभी बताएंगे भैया कि संवेग क्या होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। आरोपित बल के समानुपाती होती है।
आरोपित बल के समानुपाती होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब बात को समझना, ये जो स्टेटमेंट सेम वही बात है भैया, फिजिक्स है, फिजिक्स में स्टेटमेंट से या यूं कहूंगा परिभाषा से सूत्र बनाओ, सूत्र से मात्रक बनाओ। तो सबसे पहली बात क्या बोलना चाह रहा है ये कि किसी वस्तु के संवेग, क्या बोल रहा है भैया? संवेग, परिवर्तन की दर, परिवर्तन जब भी होगा किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। जनरली फिजिक्स में कोई भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, दर होती है, अंतर होता है, किसके सापेक्ष होता है भैया? वो होता है आपके टाइम के सापेक्ष या समय के रेस्पेक्टिव होता है। तो सबसे पहली बात अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो आप सबको पता होगा कि मैं लिखूंगा बल के लिए डी एफ, मैं क्या लिखूंगा? डी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। आप बोलोगे सर ये चीज क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज है क्या। सबसे पहली बात ये बोलता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो भैया ये डी एफ जो है ना, ये है आपका आरोपित बाह्य बल। क्या है? आरोपित बाह्य बल। ये क्या है? ये समानुपाती का चिन्ह है। ये dp अपॉन dt क्या है? ये है संवेग में समय के साथ परिवर्तन। क्या है? वापस बोलना, संवेग में समय के साथ परिवर्तन। मैंने आपको बताया था ना कि I बराबर क्या होता है? Q बटा T होता है। ये क्या था? आवेशों का प्रवाह समय के सापेक्ष, आवेशों का प्रवाह समय के सापेक्ष, आवेशों की गति समय के सापेक्ष, आवेशों का गुजरना समय के सापेक्ष क्या कहलाता है? विद्युत धारा। सेम वही बात है भैया इधर भी, dp अपॉन dt का मतलब क्या? अच्छा d का मतलब क्या होता है सर? d का मतलब होता है भैया अंतर, फाइनल माइनस इनिशियल। d का मतलब होता है तुलना, d का मतलब होता है तुलना। तो मैंने कहा dp अपॉन dt मतलब क्या? इस संवेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। संवेग में परिवर्तन किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। किसके समानुपाती है? आरोपित बाह्य बल के समानुपाती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब मैं यहां लिखना चाहूंगा कि फिजिक्स के अंदर एक बात बोली जाती है। फिजिक्स में कहा जाता है, लिख लें साथ में, फिजिक्स कहता है संवेग बराबर, ये आपको याद ही रखना भैया, संवेग बराबर द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। फिजिक्स में आपको एक चीज सिखाई जाती है कि ये एक भौतिक राशि है। क्या? मोमेंटम। क्या नाम है इसका? संवेग। ऐसा कहा जाता है कि P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। P इज इक्वल टू क्या होता है भैया? m इंटू वी। यानी कि मैं बोल सकता हूं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P बराबर m इंटू वी। ये बात होती है। अब आप इस फॉर्मूले को सेट करोगे किस में? गति के द्वितीय नियम में। अब कैसे सेट करेंगे गति के द्वितीय नियम में? वही चीज मैंने आपको बतानी है। अब मुझे ये बताओ, इस dp की जगह में mv लिख सकता हूं क्या? इस dp की जगह, इस संवेग की जगह मैं p की जगह mv लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे सर आप तो लिख सकते हो। तो देखना df बराबर, dp का मतलब क्या? dmv अपॉन dt। सर ये कहां से आया? ये भैया m, अच्छा d का तो d पड़ा है, mv आया आपके p से उठ के। मैंने कहा ना p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू वी होता है, मैंने mv लिख दिया। अब आप लोग भी समझते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता, किसी वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ चेंज नहीं होता। आप मेरे द्रव्यमान को यहाँ से उठा करके दिल्ली ले जाओ तो भी यही मास रहने वाला है, यहाँ से उठा के बीकानेर ले जाओ तो भी यही मास रहने वाला है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तन तो होता नहीं है जनरली। तो मैं इस कॉमन चीज को इधर ले आऊं क्या? इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हाँ सर ले आओ। तो डी एफ बराबर m डी वी बटा डी टी। अब भैया एक चीज 7वीं क्लास की याद करना, एक बात 7वीं क्लास की याद करना अगर आपको आ रही हो तो। ऐसा कहा जाता है वेग में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। त्वरण कहा जाता है भैया किसी वस्तु में, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उसका त्वरण बोलते हैं। मैं dv बटा dt को लिख सकता हूं
F बराबर एम ए, पूरी बात साफ साफ लिख दी मैंने। सर ये क्या है, मैंने चेंज को हटा दिया, F बराबर क्या हुआ एम ए, एम तो आपका पढ़ा ही था, और dv बटा डी का मतलब क्या हो गया a, जहां a बराबर क्या है भैया, वस्तु का त्वरण, a बराबर क्या है, वस्तु का त्वरण, a बराबर क्या है, a बराबर वस्तु का त्वरण है, और ये F बराबर एम ए आया, इसलिए बोलते हैं कि गति का द्वितीय नियम बल का सूत्र देता है। मैं लिख दूंगा यहां क्या, द्वितीय नियम से, या द्वितीय नियम बल का फॉर्मूला यानी कि सूत्र देता है। ये बात आप लिख लें भैया, एक बार पूछा हुआ सवाल है कि गति के कौन से नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, तो गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है, आपको सूत्र प्राप्त होता है। ये बात आपको रटने वाली है, समझने वाली है, याद रखने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि गति के प्रथम नियम से तो बल की परिभाषा देते हैं, जबकि गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र देते हैं। ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं आपको यह बताऊंगा कि F बराबर एम ए होता है, बल बराबर क्या होता है, एक और बात लिख देता हूं लगे हाथ, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है भैया, बल बराबर F, बल मतलब F बराबर m इंटू ए। ये चीज आपको याद रखे चलनी है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात आती है सर आपने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है तो आप इसके मात्रक बता दो। आपकी परिभाषा हो गई, परिभाषा से सूत्र हो गया, सूत्र से मात्रक बना लेते हैं। सिंपल सीधी सी बात है भैया। बल बराबर क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान का तो होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का तो होता है किलोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, द्रव्यमान का तो होता है किलोग्राम, और त्वरण का होता है क्या, ए का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या न्यूटन। यानी बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक बराबर होता है भैया न्यूटन। बोलो बात क्लियर है क्या, बल का मात्रक होता है न्यूटन, एन से प्रदर्शित करते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या। अब अपन पढ़ लेते हैं इसके अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग, गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस अनुप्रयोग। सबसे पहली बात, खिलाड़ी द्वारा, क्या बोलूंगा मैं, खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय, खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना। ये आपकी बात बोलो क्लियर है या नहीं है। अब आपको मैं ये एग्जाम्पल समझाता हूं। अभी तक तो अपन ने थ्योरी बोली है, वापस सुनना। मैंने कहा गति का द्वितीय नियम बोलता है क्या, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो आरोपित बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी dF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dP अपॉन dt होगा। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, आरोपित बल के समानुपाती होगी। तो मैंने आपको कहा कि dmv अपॉन dt, क्योंकि m तो आपका नियत है, द्रव्यमान हमेशा चेंज नहीं हो सकता, इसलिए dv बटा dt, यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन होना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसलिए F बराबर आपका क्या आया ma, और a क्या है, वस्तु का त्वरण है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा द्वितीय नियम बल का सूत्र देता है। ये द्वितीय नियम है आपका, बल का आपको सूत्र मिला कि नहीं मिला, कहाँ मिला सर बल का सूत्र, ये रहा बल का सूत्र, F बराबर ma। अरे F बराबर ma क्या है, बल का सूत्र है। फिर बात आई थी अपने मात्रकों की, तो मैंने आपको मात्रक बताया। मैंने कहा बल का मात्रक क्या होता है भैया, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, n से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे आपको ये भी चीज लिखी हुई मिल सकती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है क्या। फिर मैंने आपको कहा था अपन पढ़ रहे हैं क्या, अनुप्रयोग, अपन पढ़ रहे हैं इसके क्या यूजेज, कि ये कहाँ काम आता है या इसका एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने कहा खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गेंद आ रही है, आप उसको कैच करते टाइम ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
गेंद आई है, आप उसको कैच करते टाइम ऐसे करते हैं या हाथों को पीछे ले जाते हैं। इस हाथों को पीछे ले जाने की तकनीक का क्या मतलब है? ऐसे कैच आया है, आपने गेंद को पकड़ते टाइम ऐसे किया, ये क्या है समझना। डी एफ बराबर, मैं यहां से समझा देता हूं नए से, डी एफ बराबर डीपी अपॉन dt। ये चीज तो थी, समझते हो इतनी बात तो? हाँ सर समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स के अंदर अगर कोई रिलेशन मिल जाता है तो उसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। समानुपाती का रिलेशनशिप होता है तब तो जैसे एक चीज बढ़ेगी वैसे ही दूसरी बढ़ेगी, लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो तो एक चीज बढ़ती है, एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और दूसरी घटती है तो पहली बढ़ती है। कैसे? मैंने कहा कि अगर ये dt बढ़ेगा, लगने वाला समय बढ़ेगा तो उस फोर्स की मात्रा कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बता दो कि जब वो गेंद आती है आप उसको कैच करते हो, क्या आपके हाथों पे लगती है क्या? आपके हाथों पे लगती है क्या? आप बोलोगे यस सर लगती है। वो लगती है मतलब आपके हाथों पर बल लगता है, आपके हाथों पर बल लगता है उस गेंद के कारण। हाँ सर लगता है। तो आप खुद सोचो, जब आप कैच यहाँ का यहीं पकड़ लोगे तो आपके हाथ पे ज्यादा लगेगी। आप अगर यहाँ का यहीं पकड़ लोगे दड़ी को, गेंद को, तो आपके हाथ में ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पीछे ले जाओगे तो मतलब आप उस कैच को लेट पकड़ोगे, यानी आपका थोड़ा सा समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो आपका बल क्या होगा? कम होगा। इससे आपका समझा जाता है ये वाला एग्जाम्पल। बोलो बात क्लियर है क्या? मैं आपको बोल रहा हूं कि अपन पढ़ेंगे कम, लेकिन वो कम में लेकिन फिर भी दम में वाली बात होगी भैया। अपन जब गेंद को पकड़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है अपने हाथों में उस कैच को पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगाते हैं, इसलिए हाथों को पीछे ले जाते हैं। तो थोड़ा जब समय लग जाएगा तो बल कम लगेगा। यही गति का द्वितीय नियम है। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है और गति का दूसरा नियम बल का सूत्र देता है। ये बात अगर आपके क्लियर है तो अपन बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, जिसका नाम है गति का तृतीय नियम। तो देखना नेक्स्ट अपन किस नियम की बात करेंगे भैया? गति का तीसरा नियम। मैंने अभी तक आपको गति के बारे में बताया। सबसे पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूं, अपना बहुत छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चन हमेशा बनता है। मैंने आपको कहा किसी वस्तु के समय के साथ में उसकी स्थिति परिवर्तित होगी तो उसको गति बोल देंगे, मोशन बोल देंगे। 3 प्रकार की गति होती है अक्षों के आधार पर, 1D, 2D और 3D। फिर मैंने आपको कहा था कि गति के बारे में मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गति के नियम होते हैं जो न्यूटन साहब ने दिए थे। गति के 3 नियम है, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम को संवेग परिवर्तन का नियम भी बोलते हैं, और तृतीय नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और अभी अपन जो डिसाइड कर रहे हैं या अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है गति का तृतीय नियम। मैं क्या लिखूंगा यहाँ? गति का तृतीय नियम, गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी अपन पढ़ रहे हैं गति का तीसरा नियम। बात आती है सबसे पहले कि गति का तीसरा नियम अगर है तो इस नियम की क्या खासियत है, इसका क्या अन्य नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भैया इसे किसे, गति के तृतीय नियम को, इसे क्रिया प्रतिक्रिया, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यानी कि इसका अन्य नाम क्या हो गया, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन नियम। क्या नाम हो गया जवानों? एक्शन रिएक्शन लो, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। बोलो बात क्लियर है क्या? अब बात क्या आएगी सबसे पहली कि आप बोलोगे सर इस नियम का कथन क्या है, इस नियम का स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही बात है। गति का तृतीय नियम क्या बोलता है? यदि कोई, देखना मैं लिख रहा हूं, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु किसी, मैं भी समझाऊंगा भैया पूरा, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, साथ में लिखते चलें भैया, स्टेटमेंट लिखें, बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर
पहली वस्तु पर परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया करती है, विपरीत प्रतिक्रिया करती है। अब आप बोलोगे सर आपने कहा क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया। एक लाइन और लिख देता हूं मैं, लगे हाथ। क्रिया व प्रतिक्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा, ऑलवेज, क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है। अरे आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन होगी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है या होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में लिखा करके बता दूं क्या, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी, अनुप्रयोग भी साथ में बता दूं क्या? हाँ सर बता दो, अगर आप समझा सकते हो तो यस बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो, सबसे पहला एग्जाम्पल अपन यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लिखेंगे क्या, बंदूक द्वारा। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर, गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर कंधे पर झटका महसूस होना, कंधे पर झटका महसूस होना, कंधे पर झटका महसूस होना। बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरी बात क्या, मनुष्य का तैरना। क्या लिखूंगा मैं, मनुष्य का तैरना। और क्या लिखूंगा मैं, मनुष्य का तैरना हो गया। और क्या लिख सकते हैं अपन, नाव से कूदने पर, नाव से कूदने पर, नाव से कूदने पर व्यक्ति का, नाव से कूदने पर व्यक्ति का आगे व नाव का पीछे की ओर, नाव का पीछे की ओर, नाव का पीछे की ओर गति करना या बढ़ना। अब समझना भैया मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहली बात तो क्या, सबसे पहली बात तो क्या कि देखना, मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं गति में अपन पढ़ रहे हैं गति के नियम। पहला नियम अपने पढ़ा और जड़त्व का नियम था, गैलीलियो का नियम था और न्यूटन ने गति के सारे नियम दिए। फिर अपन ने पढ़ा दूसरा नियम जिसका नाम था सामयिक परिवर्तन का नियम। गति का पहला नियम बल की परिभाषा दे रहा था और गति का दूसरा नियम बल का सूत्र दे रहा था। अब अपन एक नया नियम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गति का तृतीय नियम। और ये गति का तृतीय नियम अपने को क्या देता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स देता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल या क्रिया प्रतिक्रिया नियम देता है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, दुनिया में कहीं भी कोई भी काम हो, मैं यूं कहूंगा फिजिक्स की कोई भी घटना हो, फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत होती है। दो ही लाइनें याद रख दो। गति का तीसरा नियम बोलता है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होती है। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, परिमाण में बराबर होगी, दिशा में विपरीत होगी। आप बोलोगे सर हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई बात, मैं समझाता हूं आपको। मैंने आपके इस पूरी थ्योरी में एक ही बात लिखी है कि यदि कोई वस्तु, कोई एक वस्तु माना कि ए वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु माना कि बी वस्तु, मैंने कहा यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, कोई ए वस्तु बी पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु यानी कि बी वस्तु पहली वस्तु यानी कि ए वस्तु, अरे अगर कोई एक नंबर वस्तु दूसरे नंबर वस्तु पर बल लगाएगी तो वह दूसरे नंबर वाली वस्तु एक नंबर वाली वस्तु पर भी बल लगाएगी। पर ये चीज क्या है कि एक नंबर वस्तु दो नंबर वस्तु पर बल लगाएगी, दो नंबर वस्तु एक नंबर पर बल लगाएगी। व्हाट इज दिस, ये है एक नंबर वस्तु बल लगाती है दो नंबर वस्तु पर, इसको कहते हैं क्रिया, और दो नंबर वस्तु बल लगाती है एक नंबर वस्तु पर, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया।
अब होगा क्या, एक नंबर वस्तु बल लगा रही है इधर, 2 नंबर वस्तु लगाएगी इधर, यानी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परिमाण में बराबर। यानी कि पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया तो दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर भी 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन पहली वाली वस्तु ने लगाया इस तरफ, दूसरी वाली वस्तु ने लगाया इस तरफ। यानी कि मैं कह सकता हूं प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, परिमाण में बराबर भी होती है, लेकिन दिशा में विपरीत होती है, डायरेक्शन में क्या होती है, विपरीत। और मैंने कहा क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। कैसे, अभी समझते हैं। आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कई बार ऐसा बहुत सिंपल बेसिक सवाल पूछा जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम किससे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। योर आंसर विल बी गति का तृतीय नियम। बोलो बात सही है क्या? यस सर सही है। आगे देखना, इसमें ध्यान क्या रखना आपको, कथन के अंदर आपको ध्यान रखना है परिमाण में बराबर। ध्यान क्या रखना है, परिमाण में बराबर, यानी कि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अब आप बोलोगे कैसे सर, तो देखना, मैंने कहा बंदूक से गोली दागने पर कंधे पर झटका महसूस होना। बंदूक से जब आप गोली दागोगे तो कंधे पर क्या होगा, झटका लगेगा। भैया आपका एग्जाम्पल है जवानों, ये आपका एग्जाम्पल है। जब आप किसी सामने वाले टारगेट पे, किसी पाकिस्तानी घुसपैठिए पे आप गोली चलाओगे और ये सौभाग्य मिलेगा हमारे देश की सेवा करने का, रक्षा करने का, देशभक्ति दिखाने का, अपने जुनूनी जिंदा दिली दिखाने का मौका तो मिलेगा आर्मी में जाओगे तो जब आप गोली चलाते हैं तो जो आपके राइफल रखी हुई होती है, जब आप गोली दागोगे तो क्या होता है, गोली तो जाएगी आगे, यानी आपने क्रिया की है। क्या करा है आपने, क्रिया करी है किसके ऊपर, उस बंदूक के द्वारा गोली पर। बंदूक के द्वारा गोली पर क्रिया हुई किधर, टारगेट के ऊपर, सामने पाकिस्तानी घुसपैठिए पे। लेकिन वो बंदूक आपके ऊपर प्रतिक्रिया करती है तो झटका कहाँ महसूस होता है जवानों, कंधे पर। यानी कि गोली पे बल लगा बंदूक द्वारा आगे की ओर, बंदूक ने बल लगाया आपके कंधे पर, झटका ठोका किधर, पीछे की ओर। यानी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, एक आगे एक पीछे। आप बात समझ गए होंगे, आगे आप खुद ही देख लें। मनुष्य जब तैरता है, तीरता तो आगे है, डायरेक्शन तो उसकी जाने की आगे है, पर वो किधर लग रहा है बल, पीछे की ओर। बोलो बात सही है क्या? यस। नाव से कूदने पर व्यक्ति आगे, वे नाव का पीछे की ओर जाना, ये भी आप समझते हैं। तो ये अपने गति के तीनों नियम क्लियर हुए। नेक्स्ट अपन एक बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं गति के नियमों के बाद में गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप सबने सुना होगा कि जब गति के नियम पढ़ते हैं तो इन्हीं गति के नियमों पर आधारित गति की समीकरणें भी होती है, और उनको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो तो देखेंगे बाद में। पहले देखेंगे अपन की गति के समीकरण है क्या। सबसे पहली बात क्या देख रहे हैं अपन, गति के समीकरण, इक्वेशंस, गति के समीकरण। सबके दिमाग में आ रहा होगा सर गति के समीकरण हमारे सिलेबस में है क्या, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल आपको गति के समीकरण कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें भी है। सबसे पहले अपन उठाते हैं गति का प्रथम समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस at। मैं आपको बता दूं इसमें सब में सारी चीजें क्या है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, साथ साथ में लिखते चलें, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसको बोलते हैं त्वरण, अभी अभी आपने गति के द्वितीय नियम में देखा था। इसको बोलते हैं क्या, समय, इसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं जवानों, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा पर अगली क्लास में। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा v बराबर u प्लस जी टी, और एक होती है v बराबर u माइनस जी टी। आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं बोलूंगा, मैं इसके लिए बोलूंगा प्लस वाली के लिए ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे फेंकना, ऊपर से नीचे फेंकना, और इधर बोलूंगा मैं नीचे से ऊपर फेंकना, नीचे से ऊपर फेंकना। क्या फेंकना, क्यों फेंकना, अभी सब देख लेंगे। दूसरी समीकरण होती है आपकी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है अभी देख लेंगे। s क्या है, वस्तु द्वारा तय दूरी। s क्या है भैया, वस्तु द्वारा तय की गई
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। s क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या करके लिख रहा हूँ, v² माइनस u² बराबर 2as। इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर आप हमें ये समझा दो कि ये चीजें आखिर है क्या, कहाँ यूज होगी और कैसे यूज होगी। मैं इसके लिए आपके एक साथ में चीज और लिख देता हूँ, मैं इधर एक चीज और लिख देता हूँ ताकि आपके आगे चीजें समझने में काम आएगी। यहाँ एक चीज और क्या लिखूंगा, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, लिख चुका हूं मैं, हाँ। मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड। क्या होता है जवानों? मीटर पर सेकंड। v बराबर होता है अंतिम वेग, यस। इस अंतिम वेग का सूत्र, अरे वेग तो वेग होता है भैया, प्रारंभिक और अंतिम कुछ भी हो, मात्रक तो सेम ही रहना है। इसका भी होता है मीटर पर सेकंड। a होता है त्वरण, a क्या होता है? वस्तु का त्वरण, और त्वरण के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रख लें भैया सीधा सीधा। s बराबर होता है विस्थापन या दूरी, मैं बोल सकता हूँ क्या? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, कोमा करके मैं लिख सकता हूँ क्या? दूरी। और इसका होता है भैया मात्रक मीटर। क्या होता है? खाली मीटर होता है। t बराबर होता है आपका समय, t बराबर आपका क्या होता है? समय, यानी कि क्या? टाइम। और इसको हमेशा ही लेते हैं किसमें? सेकंड में। अगर घंटे में हो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 3600 सेकंड हो जाएगा। और मैं f के लिए भी लिख दूं साथ में लगे हाथ, इसको बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं जवानों? बल। इसका क्या होता है भैया? मात्रक न्यूटन। कैसे प्रदर्शित करते हैं? n से। ये चीजें अगर आपको समझ में आती है, u बता दिया, v बता दिया, a बता दिया, t बता दिया, सारी चीजें आ गई। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका यूजेज क्या है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं गति के समीकरणों को। तो देखना, मैंने आपको गति के नियम पढ़ाए, पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम पढ़ाए। अब अपन पढ़ रहे हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण होते हैं 3। पहला आता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as। आप बोलोगे सर हमें ये बताओ v बराबर u प्लस at कब लगेगा? तो भैया मैं आपको अगली क्लास में कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, कुछ अगली क्लास में गणना के न्यूमेरिकल के सवाल करवाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि गति का पहला नियम कहाँ लगेगा। हालांकि मैं एक आपको जनरल बात बोल देता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल जिसमें आपको कोई गाड़ी का प्रारंभिक वेग बता रहा हो, आपको गाड़ी का त्वरण दे रहा हो, लगा समय दे रहा हो, वही बात है कि क्या क्या दे रहा है, दिमाग में इमेज बनाना कि वो अगर आपको प्रारंभिक वेग दे रहा है, या आपको बोल दे कोई विराम से कार चलना शुरू होती। विराम से मतलब क्या? u बराबर 0, यानी कि u कुछ भी नहीं है। गाड़ी का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसको पहुंचने में समय लगता है 10 सेकंड का, यानी कि 2 × 10 v आ जाएगा। अंतिम वेग क्या? 20 मीटर पर सेकंड। उसकी रफ्तार क्या है गाड़ी की? 20 मीटर पर सेकंड है। भैया आपको जो चीजें दी जाती है उसके हिसाब से आपको सूत्र सेलेक्ट करना होता है, उसके हिसाब से आपको मैं यूं कहूंगा समीकरण सेट करना होता है, कौन सा लगेगा। अब आप बोलोगे सर v बराबर u प्लस gt ये क्या है? ये हमें नहीं समझ में आई। मैं आपको बता दूं भैया, यहां मैंने देखो v का v है, u का u है, एक ही जगह g करा, t का t है। g क्या है? g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण वाला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको गणना में 10 ले लिया जाता है। वो चीज क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कोई वस्तु को, किसी गेंद को, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हो, मैं इस चौक को ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो इस पे कौन सा त्वरण लगेगा? प्लस वाला। यहाँ सिंबल कौन सा आएगा? प्लस gt आएगा। और अगर कोई मैं वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो u माइनस gt आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट आती है आपके कि अगर आपको किसी वस्तु की दूरी उरी की बात कर रहा है, किसी के विस्थापन की बात कर रहा है, तो जवानों समीकरण लगेगा दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर आपको दूरी की, वेग की, त्वरण की, तीनों की बात कर रहा है तो समीकरण लगेगा v² बराबर u² प्लस 2as। कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, एग्जाम्पल्स क्या है, सारी बातें कर लेंगे, लेकिन अगली क्लास में इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें भैया। क्वेश्चन पॉइंट है ये क्वेश्चन पॉइंट है, पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि आपके बल का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय को कैसे अप्लाई करते हैं, चाल का सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है,
वेग का सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विस्थापन का सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, और इन समीकरणों का उपयोग क्या है। अगर आपको कोई चीजों को इंटरचेंज करना तो वो कैसे करते हैं वो अपन सब पढ़ लेंगे, लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, लगे रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।